सुप्रभात बच्चों। पिछले दिनों मैंने रस बताया आपको, उसके बाद अलंकार बताया। आज मैं पुनः आप लोगों को छंद बताऊंगा। सबसे पहले छंद क्या होता है, काव्य में इसका क्या महत्व होता है, छंद का अर्थ क्या होता है, परिभाषा क्या होता है, छंद के नियम क्या है, छंद कितने प्रकार के होते हैं, तो ये सारी बातें आपको हम बताएंगे। सबसे पहले हम आज छंद का अर्थ हम परिभाषा बता रहे हैं। छंद क्या होता है, देखिए छंद अर्थ एवं परिभाषा। छंद का अर्थ एवं परिभाषा। छंद किसे कहते हैं? छंद शब्द की उत्पत्ति छिद धातु से हुई है। छंद शब्द की उत्पत्ति छिद धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है ढकना अथवा आच्छादित करना। छंद शब्द की उत्पत्ति छिद धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है ढकना अथवा आच्छादित करना। देखिए छंद शब्द की उत्पत्ति छिद धातु से हुई है। छिद धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है ढकना या आच्छादित करना। क्या बताया मैंने कि छंद शब्द की उत्पत्ति छिद धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है ढकना या आच्छादित करना। अब परिभाषा से क्या हुआ वो देखिए ध्यान से। अक्षर, अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रा, मात्रा गणना तथा यति, गति आदि से संबंधित विशिष्ट नियमों, आदि से संबंधित विशिष्ट नियमों से नियोजित पद्य रचना को, विशिष्ट नियमों से नियोजित पद्य रचना को छंद कहते हैं। इसे सुन लीजिए, फिर उसके बाद लिख देते हैं। अक्षर, अक्षरों की संख्या, क्रम तथा मात्रा, मात्रा की गणना तथा यति, गति आदि से संबंधित, यति, गति आदि से संबंधित विशिष्ट नियमों से नियोजित, विशिष्ट नियमों से नियोजित पद्य रचना को छंद कहते हैं। छंद में निश्चित मात्रा या वर्ण की गणना होता है। छंद में निश्चित मात्रा या वर्ण की गणना होता है। जो छंद के आदि आचार्य हैं वो पिंगल है। छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। तो देखिए अक्षर, अक्षर, अक्षरों की संख्या
अक्षर, अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रा, मात्रा गणना, अक्षर, अक्षरों की संख्या, अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रा, मात्रा गणना तथा यतिगत, तथा यति गति, यति गति आदि से संबंधित, आदि से संबंधित यति गति आदि से संबंधित विशिष्ट नियमों से नियोजित, विशिष्ट नियमों से नियोजित विशिष्ट नियमों से नियोजित विशिष्ट नियमों से नियोजित पद्य रचना को छंद कहते हैं। छंद शब्द की उत्पत्ति छिद धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है ढकना या आच्छादित करना। अब प्रयत्न कीजिए। अक्षर, अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रा, मात्रा गणना तथा यति गति आदि से संबंधित विशिष्ट नियमों से नियोजित पद्य रचना को छंद कहते हैं। ये हुआ आपका छंद का अर्थ परिभाषा। अब इसमें आता है चरण, आगे इसमें आता है चरण। क्या आता है? चरण किसे कहते हैं? प्रत्येक छंद चरणों में विभाजित होता है। प्रत्येक छंद चरणों में विभाजित होता है। इन्हें पद या पाद कहते हैं। इन्हें पद या पाद कहते हैं। एक छंद में प्रायः 4 चरण होते हैं। चरण, प्रत्येक छंद चरणों में विभाजित होता है। इन्हें पद या पाद कहते हैं। प्रत्येक चरण में, छंद में 4 चरण होते हैं। देखते हैं इसको भी। प्रत्येक छंद चरणों में विभाजित होता है। इन्हें पाद या पद कहते हैं। प्रत्येक छंद चरणों में विभाजित होता है। इन्हें पद या पाद कहते हैं। एक छंद में प्रायः 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। तो ये हुआ चरण। अब चरण के बाद जो कि 4 चरणों में लिखे जाते हैं, ये 4 पंक्तियों में लिखे जाते हैं।
4 चरण होते हैं जो कि 4 पंक्तियों में लिखे जाते हैं। कुछ ऐसे भी छंद होते हैं जिनमें 6 चरण होते हैं। कुछ छंदों में 6 चरण भी होते हैं। जैसे में छप्पय है, कुंडलिया है, इनमें 6 चरण होते हैं, यानी 6 पंक्तियों में लिखी जाती है। अब देखिए चरण के बाद आता है मात्रा। इसमें मात्रा किसे कहते हैं? मात्रा किसे कहते हैं? देखिए, किसी ध्वनि के उच्चारण में जो समय लगता है उसकी सबसे छोटी इकाई को मात्रा कहा जाता है। किसी ध्वनि के उच्चारण में जो समय लगता है उसकी सबसे छोटी इकाई को मात्रा कहते हैं। छंद शास्त्र में 2 से अधिक मात्राएं किसी वर्ण की नहीं होती है। छंद शास्त्र में 2 से अधिक मात्राएं किसी वर्ण की नहीं होती है। मात्राएं स्वरों की होती है, व्यंजनों की नहीं होती। इस बात को ध्यान रखिएगा। मात्राएं स्वरों की होती है, व्यंजनों की नहीं होती है। तो देखिए मात्रा को, इसको बताते हैं किसी ध्वनि के उच्चारण में किसी ध्वनि के उच्चारण में किसी ध्वनि के उच्चारण में जो समय लगता है किसी ध्वनि के उच्चारण में जो समय लगता है उसकी सबसे छोटी इकाई को उसकी सबसे छोटी इकाई को मात्रा कहते हैं। छंद में 2 से अधिक मात्राएं किसी वर्ण की नहीं होती है। छंद में 2 से अधिक मात्रा किसी वर्ण की नहीं होती है। मात्रा स्वरों की होती है। मात्रा स्वरों की होती है, ध्यान रखिए इस बात को। मात्रा स्वरों की होती है, व्यंजनों की नहीं। मात्रा स्वरों की होती है, व्यंजनों की नहीं होती है। तो आपका ये मात्रा मैंने बता दिया। अब अगला आपको देखना है वर्ण। वर्ण क्या होता है? वर्ण
वर्ण क्या होता है? वर्ण किसे कहते हैं? मुख से निकलने वाली ध्वनि को सूचित करने के लिए निश्चित किए गए चिन्ह को वर्ण कहते हैं। फिर से ध्यान दीजिए, मुख से निकलने वाली ध्वनि को सूचित करने के लिए निश्चित किए गए चिन्ह को वर्ण कहते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक को ह्रस्व या लघु कहते हैं और दूसरे को दीर्घ या गुरु कहते हैं। तो हमको सबसे पहले वर्ण देखना है। वर्ण किसे कहते हैं? अभी मैंने बताया कि मुख से निकलने वाली ध्वनि को सूचित करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को ही वर्ण कहते हैं। मुख से निकलने वाली ध्वनि को सूचित करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को ही वर्ण कहते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है वर्ण के प्रकार। अब लिखिए, वर्ण के प्रकार। पहला होता है ह्रस्व या इसे लघु भी कहा जाता है। दूसरा होता है दीर्घ या गुरु। अब हम लोग देखना है कि ह्रस्व क्या है और दीर्घ क्या होता है। तो सबसे पहले हम लघु को देखते हैं, ह्रस्व को देखते हैं या लघु को देखते हैं। देखिए, ह्रस्व या लघु, ह्रस्व या लघु। इसको देखिए पहले, लघु ह्रस्व क्या होता है? जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगता है, जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व वर्ण कहते हैं। छंद शास्त्र में इसे लघु वर्ण भी कहा जाता है। इसकी रचना इनकी एक मात्रा मानी जाती है। और इनका जो चिन्ह होता है एक मात्रा के लिए ऐसे होता है। जैसे में अ है, ई है, उ है, री है, ये सभी लघु वर्ण है। फिर से देख लीजिए, जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व वर्ण कहते हैं। छंद शास्त्र में इन्हें लघु वर्ण भी कहा जाता है या लघु कहा जाता है। इनकी एक मात्रा होती है या इनकी एक मात्रा मानी गई है। इनके लिए जो चिन्ह का प्रयोग किया जाता है मैंने बताया आपको वहां पे। जैसे अ है, ई है, उ है, री है, ये सभी लघु वर्ण है। तो देखिए मैं लिख रहा हूं फिर से इसको। जिन
वर्णों के उच्चारण में जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगता है, जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व वर्ण कहते हैं। छंद शास्त्र में इन्हें लघु वर्ण भी कहा जाता है। लघु वर्ण भी कहा जाता है। जो लघु वर्ण का चिन्ह होता है, इनका चिन्ह होता है जैसे ओ, ई, उ, री। लघु वर्ण है। ये सभी क्या है? लघु वर्ण है। लघु वर्ण के नियम भी होते हैं। लघु वर्ण के कुछ नियम होते हैं। कैसे आप मानेंगे कि वह लघु है? देखिए लघु वर्ण के नियम। लघु वर्ण के नियम। पहला देखिए इसका नियम। पहला नियम क्या होता है लघु वर्ण का? ह्रस्व स्वर से युक्त व्यंजन, ह्रस्व स्वर से युक्त व्यंजन लघु वर्ण कहलाता है। ध्यान दीजिए, ह्रस्व स्वर से युक्त व्यंजन लघु वर्ण कहलाता है। देख लीजिए पढ़िए इसको। ह्रस्व स्वर से युक्त व्यंजन, ह्रस्व स्वर से युक्त व्यंजन लघु वर्ण कहलाता है। लघु वर्ण कहलाता है। अगला नियम इसका देखिए बता रहे हैं। अगला जो नियम इसका है यह है कि यदि लघु स्वर में स्वर के ऊपर चंद्र बिंदु, यदि लघु स्वर में स्वर के ऊपर चंद्र बिंदु हो तो उसे लघु ही माना जाएगा। अगला नियम है कि यदि लघु स्वर में लघु स्वर में लघु के ऊपर, लघु स्वर में यदि लघु स्वर में स्वर के ऊपर चंद्र बिंदु, लघु स्वर के ऊपर चंद्र बिंदु लगा हो, चंद्र बिंदु लगा हो, चिन्ह दिखा दिया है चंद्र बिंदु का, चंद्र बिंदु लगा हो तो उसे
लघु ही माना जाता है, लघु ही माना जाता है। जैसे उदाहरण इसका देख लीजिए, उदाहरण जैसे है हंसना, बिंदु लगा हुआ है हंसना। राग, जैसे है राग या सम जैसे कह सकते हैं। संग, संग पे भी चंद बिंदु होता है, संग आदि चंद बिंदु लगा है, लेकिन यह लघु होगा या गुरु नहीं होगा। अगला नियम इसका देख लीजिए, तीसरा इसका क्या नियम है? छंदों में कहीं कहीं हलंत आ जाने पर लघु ही माना जाता है। छंदों में अगर कहीं कहीं पे हलंत आता है तो भी उसे लघु ही माना जाता है। देखिए छंदों में हलंत, छंदों में हलंत, छंदों में हलंत आ जाए या जाने पर, हलंत आ जाने पर, छंदों में हलंत आ जाने पर उसे लघु ही माना जाता है। तीन नियम बताएं। एक बताएं हर्ष स्वर से व्यंजन लघु वर्ण कहलाता है। यदि लघु स्वर में स्वरों के ऊपर चंद्र बिंदु लगा हो तो उसे लघु ही माना जाता है, जिसे हंसना है, संग है। और तीसरा में बताया है कि छंदों में हलंत आ जाने पर उसे लघु ही माना जाता है। इसके और भी नियम है जो मैं बता देता हूं आपको, और उसके बाद आपका दीर्घवर्ण होगा। पहले इसको देख लीजिए लघुवर्ण। अगला नियम इसका देखिए, अगला इसका नियम क्या है? चौथा नियम बता रहा है, चौथा नियम बता रहा है कि हस्व स्वर के साथ संयुक्त स्वर हो तो, हस्व स्वर के साथ संयुक्त स्वर हो तो भी लघु ही माना जाता है। कभी कभी उच्चारण की सुविधा के लिए गुरु को भी लघु ही मान लिया जाता है। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि हस्व स्वर के साथ संयुक्त स्वर हो तो भी उसे लघु ही माना जाता है। कभी कभी उच्चारण की सुविधा के लिए भी गुरु को लघु ही मान लिया जाता है। देखिए हस्व, हस्व में है हस्व स्वर के साथ हस्व स्वर के साथ संयुक्त स्वर हो तो, संयुक्त स्वर हो तो उसे लघु ही मान लिया जाता है। कहीं कहीं पे उच्चारण की सुविधा के लिए गुरु को भी